So we will start over again with light emitting diode. Last session में हमने already light emitting diode देखा है. We will go through it again. Very simple device. जितने भी स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड है उसमें सबसे सिंपल है लाइट एमिटिंग डायोड एंड वन इज जेनर डायोड विच इज वोल्टेज रेगुलेटर. ये दोनों एक्सट्रीमली सिंपल डिवाइस है. तो अब तक हमने देखा था, इफ यू रिमेंबर, फोटोडायोड इज reverse bias. It operates under reverse bias. Solar cell operates under no bias. And light emitting diodes are special purpose PN junction diode, which when forward biased they emit light. So LEDs are special purpose PN junction diodes. When forward biased they emit light of different colors. Different colors कैसे produce होते हैं? We will see in detail again. LEDs are heavily doped PN junction diodes. तो यहाँ पे डोपिंग का परसेंटेज भी ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड्स. तो यहाँ पे डोपिंग परसेंटेज वेरी हाई. दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस लाइट ऑफ डिफरेंट कलर. और क्योंकि यहाँ पे ये लाइट इमिट करता है, अनलाइक सोलर सेल एंड फोटोडायोड्स, वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं. तो इसलिए हमने फोटॉन्स को दिखाने के लिए वहां पे एरो हेड इनवर्ड्स दिखाया था. यहाँ पे लाइट इमिट करेगा तो यहाँ पे एरो हेड आउटवर्ड्स दिखाएंगे. सिंपल. और इसका कंस्ट्रक्शन इज वेरी सिंपल. तो ये एक बेसिक पीएन जंक्शन डायोड है, तो इसलिए कंस्ट्रक्शन में मैंने कुछ लिखा नहीं. इट इज जस्ट बेसिक पीएन जंक्शन डायोड. आपको पता है पीएन जंक्शन डायोड में हम लोग क्या करते हैं? हम एक बेस मेटल लेते हैं, होस्ट, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन. उसके एक पार्ट में हम लोग ट्रायल एंड इम्प्योरिटी डोप करते हैं. जहां पे आप ट्रायल एंड इम्प्योरिटी को डोप करोगे वो बन जाएगा पी टाइप. तो यहाँ पे ये मेजोरिटी आ गया होल्स का, and then you have minority electrons here. तो यहाँ पे आपके पास minority electrons है. तो that is what is light emitting diode. एक बहुत बेसिक पीएन जंक्शन डायोड है. इसमें कंस्ट्रक्शन में हमको ज्यादा कुछ समझना नहीं है. we just want to know, we just have to know कि this is a basic PN junction diode. Coming to the working part of it, इसका वर्किंग भी एक्सट्रीमली सिंपल है. सिर्फ आपको अभी ये पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि रिवर्स बायस में, नो बायस में और फॉरवर्ड बायस में बैंड स्ट्रक्चर, किसका बैंड स्ट्रक्चर कहाँ था. तो आई विल स्टार्ट विद बैंड स्ट्रक्चर नाउ. बैंड डायग्राम्स. दिस इज वैलेंस बैंड. सपोज ये पी टाइप है. दिस इज बैंड, वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप. देन यू हैव कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप. सिमिलरली यू मस्ट नो कि इसका फर्मी लेवल कहाँ था. जस्ट अबव वैलेंस बैंड. सिमिलरली हमारे पास एन टाइप का भी बैंड स्ट्रक्चर होगा. दिस इज बैंड स्ट्रक्चर ऑफ एन टाइप. यहाँ पे फर्मी लेवल इज जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड. एंड क्योंकि ये हेवीली डोप्ड है तो यू मस्ट रिमेम्बर, अगर हेवीली डोप्ड है तो यहाँ पे एन टाइप में मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स है. यू हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर. और यहाँ पे माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है. यहाँ पे मेजॉरिटी होल्स का है. यू हैव लार्ज मेजॉरिटी ऑफ होल्स हियर. सिंस इट इज हेवीली डोप्ड, हेवी डोपिंग का मतलब होता है कि लार्ज नंबर ऑफ होल्स. यहाँ पे माइनॉरिटी के स्मॉल नंबर ऑफ होल्स है. और अगर हम नो बायस करते, नो बायस में ये बैंड स्ट्रक्चर नीचे आता है. फर्मी लेवल दोनों का मैच होता है, ओवरलैप होता है. अगर आप इसको रिवर्स बायस करते हो तो आप इस बैंड स्ट्रक्चर को और भी नीचे लेके जाते हो. लेकिन जब आप फॉरवर्ड बायस करते हो तो एन टाइप का कंडक्शन बैंड पहले तो यहाँ तक आएगा. इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल ओवरकम होना, विच इज 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम. फिर अगर आप 0.7 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई कर देते हो तो फिर क्या होता है, ये बैंड स्ट्रक्चर ऊपर जाता है. बराबर. तो वी आर ऑपरेटिंग अंडर फॉरवर्ड बायस, ये भूलना मत. फॉर एग्जांपल हमारे क्लासरूम में एलईडी ट्यूबलाइट्स है. दीज आर ऑल एलईडीज. ये मेरे पास लेजर है, वो एलईडी है. यहाँ पे ये इंडिकेटर लाइट है, वो एलईडी है. वो वहाँ पे आपका राउटर पे, वाईफाई राउटर पे ग्रीन लाइट है, वो एलईडी है. गाड़ी के इंडिकेटर लाइट एलईडी होते हैं, गाड़ी के ब्रेक लाइट्स एलईडी होते हैं. तो ये सारे के सारे
कब ऑपरेट करते हैं? जब आप बैटरी कनेक्ट करते हो, जब आप उसको फॉरवर्ड बायस करते हो। फॉर एग्जांपल ये एलईडी लाइट बटन मैंने चालू नहीं किया तो वर्क करेगा? नहीं करेगा। तो फिर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दे ऑपरेट इन फॉरवर्ड बायस। सो व्हेन यू फॉरवर्ड बायस, तो आपको फॉरवर्ड बायस के कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से पता है। दिस इज माय एक्सपेक्टेशन। एंड रिमेंबर फॉरवर्ड बायस के कैरेक्टरिस्टिक्स, देन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे ये करंट आ गया, यहाँ पे ये वोल्टेज आ गया। फॉरवर्ड वोल्टेज को हम लेते हैं पॉजिटिव और फॉरवर्ड करंट को हम लेते हैं पॉजिटिव। तो यू मस्ट नो कि फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं। तो इट इज समथिंग लाइक दिस। बैरियर पोटेंशियल तक आपको बहुत स्मॉल करंट मिलता है, उसके बाद यू गेट अ लार्ज करंट। तो वी आर ऑपरेटिंग लाइट इमिटिंग डायोड इन फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में हुआ क्या कि यहाँ पे जो कंडक्शन बैंड है एन टाइप का, वो पी टाइप के कंडक्शन बैंड के कंपेरिजन में ऊपर है और हेवीली डोप्ड है। हेवी डोपिंग की वजह से लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप। और नीचे ये हेवी डोप होने की वजह से नीचे यहाँ पे वैलेंस बैंड में कौन है? होल्स, लार्ज नंबर ऑफ होल्स है। तो देखो अब डिफरेंस क्या आता है। उसी इन केस ऑफ सोलर सेल हमने कंडक्टिंग मटेरियल से कोट किया था। हमने कंडक्टिंग मटेरियल से कोट इसके लिए किया था क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो, इलेक्ट्रॉन शुड बी टेकन अवे, क्योंकि वहां पे वोल्टेज जनरेट करना है। तो हमको ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है यहाँ से। हमको इन केस ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड हमको वोल्टेज नहीं जनरेट करना, हमको लाइट जनरेट करना है। लाइट कब जनरेट होता है? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, इन दिस केस फ्रॉम हायर बैंड टू लोअर बैंड। दैट इज व्हाई इट इज हेवीली डोप्ड। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आए, बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ होल्स, दे विल अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे हो जाएगा रिकॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होगा। और जब भी इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ के होल्स विल डिसअपियर, इलेक्ट्रॉन्स भी गए, होल्स भी गए। लेकिन जब ये गए, तो जब ये ट्रांजिशन करके गए, तो इन दिस केस लाइट विल बी इमिटेड, क्योंकि व्हेनेवर ट्रांजिशन ये हायर लेवल से लोअर लेवल पे ट्रांजिशन जैसा है, तो इट विल इमिट फोटॉन्स। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? अंडर फॉरवर्ड बायस्ड situation, large number of electrons from n conduction band of n type, they flow to the conduction band of p type, and as soon as they are in the conduction band of p type, they make a transition to the valence band of p type, because valence band of p type was heavily doped, और heavy doping की वजह से नीचे होल ज्यादा थे, तो इलेक्ट्रॉन्स को किसने अट्रैक्ट कर लिया? होल्स ने। और ये ट्रांजिशन जब हुआ तो यहाँ से फोटॉन्स इमिट होंगे, लाइट इज थस इमिटेड। तो ये बेसिक वर्किंग है, इसमें ज्यादा कुछ लिखने का जैसा है नहीं। तो इट इज एक्सट्रीमली सिंपल वर्किंग अंडर फॉरवर्ड बायस सिचुएशन। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप फ्लो इनटू द पी टाइप, where they make a transition from conduction band to valence band, and this transition is accompanied by emission of photons. Done, खत्म। कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको पता ही है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है तो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होता ही है, सिंपल। Then what are the advantages of LED? लाइट इमिटिंग डायोड के एडवांटेजेस क्या है? दे आर चीप, LEDs आर एक्सट्रीमली चीप। फॉर एग्जांपल अभी बहुत चीप है, शुरू में महंगे थे, लेकिन नाउ दे हैव उनका अभी रेट बहुत कम हो गया, क्योंकि शुरू में जब नया चीज आता है तो महंगा होता ही है वो। तो LEDs आर क्वाइट चीप। LEDs रिक्वायर लो ऑपरेटिंग वोल्टेजेस, ये इम्पोर्टेंट है। दे कैन ऑपरेट ऑन लो वोल्टेजेस ऑल्सो। इसका मतलब आपका पावर कंजम्पशन भी लो होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आपका कम आएगा। तो दे रिक्वायर लो ऑपरेटिंग वोल्टेजेस एंड लो पावर, एंड दे हैव लॉन्गर लाइफ, एंड दे आर लाइट वेट। सेमीकंडक्टर्स में तो लाइट वेट और कॉम्पैक्ट तो ये हर जगह पे होता ही है। लॉन्गर लाइफ, यस, इनका एवरेज लाइफ नॉर्मल ट्यूबलाइट से बहुत ज्यादा है, 5 टाइम्स 6 टाइम्स मोर। फॉर एग्जाम्पल वो जो नॉर्मल ट्यूबलाइट था जिसके अंदर आप गैस फिल करते थे, उसको गैस डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं, उसमें अगर छोटा सा क्रैक भी पड़ गया तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर गैस था। जैसे ही क्रैक पड़ा, सारा गैस आ गया बाहर, एंड दैट विल बिकम ऑफ नो यूज टू अस। इसलिए फिर वो ज्यादा लॉन्गर लाइफ था नहीं उसका। ये एलईडी ऐसा है, 10 बार भी गिर जाए, इसका ऊपर का केसिंग मतलब जो कवर है वो टूट जाए, फिर भी चलता है, इट स्टिल एमिट्स लाइट। तो लॉन्गर लाइफ भी है, साथ में स्टर्डी भी है। तो दे हैव लॉन्गर लाइफ एंड लाइट वेट। दे हैव हाई ऑपरेटिंग स्पीड। फॉर एग्जाम्पल जो पुराना ट्यूबलाइट था, उसको आप स्टार्ट करोगे तो पहले ब्लिंक करेगा,
फिर चालू होगा। इसका वैसा नहीं है, इसका आपने बटन प्रेस किया, देखो टर्न ऑन टर्न ऑफ, टर्न ऑन टर्न ऑफ, इट हैज वेरी हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन। तो LEDs have high operating speed and different spectral color outputs are possible. So if you want, you can generate only red color. If you want, you can generate only green color. If you want, you can generate only blue color. लेकिन जो नॉर्मल ट्यूबलाइट से उसमें से वैसा नहीं होता है ना, उसमें से यू कैन जनरेट ओनली सिंगल कलर, वन कलर, है ना, व्हाइट लाइट, नॉट वन, 7 कलर्स। जो नॉर्मल गैस डिस्चार्ज ट्यूब थे उसमें से आप व्हाइट लाइट जनरेट कर सकते हो। व्हाइट लाइट मतलब उसमें से 7 कलर आउटपुट मिलेगा आपको, विब्ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। कैन यू मेक अ ट्यूबलाइट गैस डिस्चार्ज ट्यूब विच कैन इमिट ओनली वन कलर? यू कैन नॉट, क्योंकि वहां पे लाइट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अर्गन एटम यूज करते हो आप, उसके अंदर नोबल गैस अर्गन यूज करते हो, उस अर्गन गैस को एक्साइट करते हो, इलेक्ट्रॉन्स को हायर ऑर्बिट पे भेजते हो, फिर इलेक्ट्रॉन्स लोअर ऑर्बिट पे आते हैं। तो ट्रांजिशंस कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट पे होगा वो डिसाइड करता है कलर। तो तुम एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है उन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कंट्रोल। दैट इज वाई नॉर्मल ट्यूबलाइट में आप सिंगल कलर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ कर सकते हैं। तो डिफरेंट कलर आउटपुट्स आर पॉसिबल। Then there are too many uses of LEDs, क्योंकि इसके केस में हमने थोड़ा सा भी इम्प्योरिटी चेंज कर दिया, इम्प्योरिटी का परसेंटेज चेंज कर दिया, अलग अलग कलर इमिट करता है ये। तो दैट इज व्हाई इट फाइंड्स अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन। दूसरा, ये लो ऑपरेटिंग वोल्टेजेस पे काम करता है, तो हेंस इट हैज मेनी मोर एप्लीकेशंस। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, वो तो सब इसमें आएगा ही, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आज से 10-15 साल पहले अगर आप कोई व्हीकल लाते हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उसमें ना नॉर्मल बल्ब लगता था एज अ इंडिकेटर लाइट, ब्रेक लाइट, जो ब्रिटल भी था, टूट जाता था, बार बार चेंज करो, उड़ जाता था बल्ब, क्योंकि समवेयर दे यूज्ड टू यूज दिस फिलामेंट टाइप ऑफ बल्ब, टंगस्टन का फिलामेंट यूज होता है, तो बार बार खराब होगा। ऊपर से उसको ऑपरेट करने के लिए हाई वोल्टेजेस चाहिए, इसलिए पहले बैटरी भी आपको ज्यादा पावर का लगता था। अब ये सारे प्रॉब्लम हो गए सॉल्व, क्योंकि नाउ यू यूज LEDs, दे वर्क ऑन लो ऑपरेटिंग वोल्टेजेस, जल्दी खराब होते नहीं है, तो बैटरी का भी जो पावर कंजम्पशन है कम है, तो बैटरी का लाइफ भी बढ़ जाता है इन दिस केस। तो पहला यूज, LEDs आर यूज्ड एज स्टेटस इंडिकेटर्स ऑन वेरियस इंस्ट्रूमेंट। अभी अपने यहाँ ही पे 2-3 इंस्ट्रूमेंट है, ये मैंने बताया, ये एम्पलीफायर है, इस पे जो रेड कलर का लाइट दिख रहा है ये स्टेटस इंडिकेटर है, इट इज टेलिंग मी दैट दिस इज टर्न ऑन। मैं अगर इसको बटन को बंद कर दूंगा तो लाइट बंद हो जाएगा। तो स्टेटस इंडिकेटर मतलब आपको बताता है कि स्टेटस क्या है। फॉर एग्जांपल, ये वाईफाई राउटर है, यहाँ पे जब तक ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रहा है मतलब एवरीथिंग इज गुड, अगर रेड लाइट आने लग गया मतलब एवरीथिंग इज नॉट गुड, वो बंद हो गया। बंद हो गया मतलब क्या बंद हो गया? सिग्नल नहीं मिल रहा है आपको वहां पे। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में एज अ स्टेटस इंडिकेटर यूज होता है, इवन इन मोबाइल फोन्स। आई हैड दिस काइंड ऑफ फोन, मेरे पास एक फोन था जिसमें अगर कॉल आया और वो कॉल मुझसे मिस हो गया तो वो बार बार रेड लाइट ब्लिंक करेगा, मैसेज आया और मैंने मैसेज रीड नहीं किया तो वो ग्रीन लाइट ब्लिंक करेगा। तो उसमें स्टेटस इंडिकेटर है वो, इट इज टेलिंग यू विदाउट लुकिंग एट द फोन, आपको दिख रहा है रेड लाइट ब्लिंक हो रहा है मतलब किसी का कॉल मिस हो गया था, तो यू चेक योर फोन। देन they are used in advertisement board, rolling displays in offices, banks, railway stations, airports, etc etc। ये भी इंटरेस्टिंग चीज है, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स, एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स। अभी पहले क्या था कि एडवर्टाइजमेंट के लिए हम लोग यूज करते थे फ्लेक्स प्रिंटिंग, अपनी क्लास के बाहर लगा हुआ है वो फ्लेक्स प्रिंटिंग है। अभी महानगर पालिका के बाहर जाके देखोगे तो वहां पे एक डिजिटल बोर्ड है, उसमें LEDs है। एडवांटेजेस आर मेनी, क्यों? फॉर एग्जाम्पल, ये तो ठीक है हमारा प्राइवेट एंटिटी है, वो तो हम जब तक चाहे तब तक वहां रख सकते हैं, लेकिन जब आप एडवर्टीजमेंट के लिए बाहर पे करते हो ना, वो एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ आता है, 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 2 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होगा। हर बार वो फ्लेक्स लगाना, तुम्हारा टेन्योर पूरा हो गया वहां से निकालना, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ मैन पावर, ऑल्सो वेस्टेज ऑफ दैट फ्लेक्स पेपर जो भी है वो। और एक ही एडवर्टीजमेंट दिखेगा वहां पे 2 महीने तक, 1 महीने तक, दूसरा कुछ तुम वहां पे दिखा नहीं सकते। LEDs जब यूज करते हो उसका एडवांटेजेस भी है,
क्योंकि यू कैन कीप ऑन चेंजिंग द एडवर्टीजमेंट। तो वो एडवर्टीजमेंट बार बार, अभी अभी मेरा एडवर्टीजमेंट है तो 10 मिनट बाद किसी और का होगा, हाफ एन आवर के बाद किसी और का होगा। दूसरा, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो कोई फ्लेक्स निकालना नहीं, सिर्फ वहां पे वो सॉफ्टवेयर के थ्रू दूसरा एडवर्टीजमेंट इनपुट दे देते हैं, तो एडवर्टीजमेंट कैन बी चेंज। एडवांटेज नंबर 2, रात में भी दिखता है दूर से, तो फ्लेक्स तुम लगा देते हो, बहुत दूर से दिखता नहीं है। नंबर 3, इट इज अट्रैक्शन। फ्लेक्स को कौन देखता है आजकल, कोई नहीं देखता, पर आते आते अच्छे कलर्स दिखते हैं तो एलईडी में पीपल लुक एट इट। तो ये एडवर्टाइजमेंट बोर्ड में यूज होता है, रोलिंग डिस्प्लेस में यूज होता है। अभी ये रोलिंग डिस्प्ले मतलब बेसिकली आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अपने यहाँ तो ठीक है, अपने यहाँ तो सब चलता है, बाहर ऐसा सब कुछ नहीं चलता है। इफ यू गो टू इवन अ प्राइवेट छोटा सा शॉप पे भी जाओगे ना, वहां पे कोई कस्टमर नहीं भी होगा तो तुम डायरेक्टली काउंटर पे जा नहीं सकते हो, वहां पे एक टोकन मशीन होता है, यू हैव टू टेक आउट द टोकन, फिर वहां पे डिस्प्ले होगा। सपोज वहां पे 3 काउंटर है और काउंटर नंबर 2 पे आपका टोकन नंबर आया, तभी जाना वहां पे। तो वो जो टोकन नंबर डिस्प्ले होता है वो डिस्प्ले के लिए एलईडी यूज करते हैं। देन दे आर यूज एट रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे कभी खड़े होंगे तो वहां पे आपको टाइमर्स दिखते हैं ना, टाइम टाइम बताता है आपको कितना टाइम हुआ, फिर कौन सा कोच कहाँ लगने वाला है, S2 कहाँ आने वाला है, S3 कहाँ पे आने वाला है। तो वो सारे के सारे एलईडी डिस्प्ले होते हैं। सेम वे एयरपोर्ट्स पे भी यू विल फाइंड सच थिंग्स। एलईडीज आर यूज्ड इन ट्रैफिक कंट्रोल लाइट सिस्टम। तो ये जो रेड, येलो और ग्रीन लाइट्स होते हैं, दे आर स्मॉल स्मॉल एलईडीज। कभी अच्छे से देखोगे उसको छोटे छोटे बल्ब दिखेंगे आपको, एंड ऑल ऑफ देम आर एलईडीज। एंड इंटरेस्टिंगली ग्रीन लाइट, रेड लाइट या येलो लाइट, ये तीनों के तीनों लगभग सेम मटेरियल से बनते हैं, सिर्फ थोड़ा सा डोपिंग अलग होता है, लाइट लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस इन परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी। तो वही मटेरियल कैन प्रोड्यूस रेड लाइट एंड द सेम कैन प्रोड्यूस येलो लाइट एंड द सेम कैन प्रोड्यूस ग्रीन लाइट। तो ये सारे के सारे एलईडीज है, और क्योंकि एलईडीज है तो पावर कंजम्पशन यहाँ पे कम है, ऊपर से मेंटेनेंस कम है। नॉर्मल लाइट अगर यूज करोगे तो इतना बार खराब होगा, वो मेंटेन करते करते प्रॉब्लम आ जाएगा। LEDs are used as light source in optical fiber communication. तो अभी इस पे मैं जाऊंगा नहीं, इट इज लिटिल बिट डिटेल। दे आर यूज्ड एज ब्रेक इंडिकेटर्स इन बाइक्स एंड व्हीकल्स। तो मैंने अभी भी बताया, आपकी गाड़ी के पीछे जो रेड कलर का लाइट होता है जिसको आप ब्रेक लाइट बोलते हो, वो ब्रेक लाइट भी एलईडी है। इंडिकेटर्स आर आल्सो एलईडी दीस डेज। यूज्ड इन 7 segment display unit which is used to display output of various instrument in digital format. अब ये 7 segment display क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, नाम में ये 7 segment display, 7 segment display मतलब 7 segments है उसमें। तो 7 segment display क्या होता है समझ लेते हैं। इसमें 7 एलईडी होते हैं, देयर आर इन टोटल 7 एलईडीज, 7 segment। तो 7 segment का मतलब ये है 7 उसमें एलईडी है। ये हो गए 2 और 2 4, 2 and 2 4। then you have 5, you have 6 and you have the 7 one। एक काम करते हैं, उसको नाम देते हैं, let us give it some name। तो ये 7 segment डिस्प्ले है। let us say ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, this is E, this is F, this is G। अब ये 7 segment डिस्प्ले कहाँ यूज होता है, ये एग्जैक्टली मैंने आपको बताया, रेलवे स्टेशन पे जो टाइम दिखाने के लिए यूज होता है वो 7 segment डिस्प्ले होता है। काउंटर्स पे, ऑफिस में जब आपको बताना होता है कि कौन से टोकन नंबर को जाना है, ये एग्जैक्टली 7 segment डिस्प्ले है। तो 7 segment मतलब 7 segment, एज यू कैन सी देयर आर 7 segment, A B C D E F G, 7 segments है इसमें। अगर आपको 8 कलर डिस्प्ले करना है, 8 नंबर डिस्प्ले करना है, तो सारे के सारे सेगमेंट्स टर्न ऑन होने चाहिए। ऑल दिस 7 LEDs शुड बी इन वर्किंग कंडीशन, शुड बी टर्न ऑन। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, 8। सपोज आपको 0 डिस्प्ले करना है तो G को टर्न ऑफ कर दो, बाकी सारे के सारे टर्न ऑन। अगर आपको सपोज 1 डिस्प्ले करना है तो सिर्फ E और D को टर्न ऑन रखो, बाकी सारों को टर्न ऑफ कर दो। अगर आपको 2 नंबर डिस्प्ले करना है, 2, तो A
और डी को टर्न ऑफ कर दो, बाकी सारे टर्न ऑन रहेंगे। अगर आपको 3 नंबर डिस्प्ले करना है तो ए और बी इसको टर्न ऑफ कर दो, बाकी सारे के सारे टर्न ऑन रहेंगे, 3 डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपको 4 डिस्प्ले करना है तो बी, सी एंड एफ दे शुड बी टर्न ऑफ, अदर शुड बी टर्न ऑन, यू कैन सी 4 नंबर। अगर आपको 5 डिस्प्ले करना है, 5 ई नहीं ई एंड बी शुड बी टर्न्ड ऑफ, ऑल अदर्स टर्न्ड ऑन। अगर आपको 6 करना है तो फिर सिर्फ ई को टर्न ऑफ कर दो, बाकी सारे के सारे टर्न ऑन। वेरी गुड, प्लीज कैन यू पुट दिस ऑन साइलेंट मोड। और यहाँ पे अगर आपको 7 डिस्प्ले करना है तो यू हैव दिस एज एफ ई एंड डी टर्न ऑन। 8 डिस्प्ले करना है तो सारे के सारे टर्न ऑन। और अगर आपको 9 डिस्प्ले करना है तो यू हैव बी एंड सी टर्न ऑफ, ऑल अदर्स टर्न ऑन। तो इसको बोलते हो 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ये एलईडीज होते हैं सारे के सारे। तो यूजिंग अरेंजमेंट ऑफ 7 एलईडीज एज शोन इन फिगर, मैंने वो फिगर अभी ड्रॉ किया था, राइट। डेसिमल डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 कैन बी डिस्प्लेड। एग्जाम्पल भी मैंने बता दिए। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो दैट इज ऑल अबाउट एलईडी। एक्सट्रीमली सिंपल है। इट वर्क्स अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन, इट इमिट्स लाइट व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड। इट इज अ वेरी सिंपल डिवाइस। तो ज्यादा इसमें कुछ इतना सा है नहीं। इट इज हेवीली डोप्ड, ये पता होना चाहिए। दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स। सर्किट सिंबल पता होना चाहिए। देन यू शुड नो कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ इट। तो बहुत सिंपल सा डिवाइस है। देन कंस्ट्रक्शन, एज आई टोल्ड यू, कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे कुछ ज्यादा है नहीं। इट इज अ बेसिक पीएन जंक्शन डायोड डन। देन वर्किंग हमने देखा, वी हैव अंडरस्टूड वर्किंग फ्रॉम बैंड डायग्राम। बैंड डायग्राम्स आपको एक्सपेक्टेड नहीं है सिलेबस में, लेकिन मैं आपको बैंड डायग्राम के थ्रू ही सिखाते रहूंगा। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में वापस से करना ही है थ्रू बैंड डायग्राम्स। तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस कंडीशन में एन टाइप का कंडक्शन बैंड पी टाइप के कंडक्शन बैंड से ऊपर है, तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप टू कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप। सिंस डोपिंग इज हेवी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही पी टाइप के कंडक्शन बैंड में आए, नीचे होल्स थे, होल्स ने इलेक्ट्रॉन्स को नीचे अट्रैक्ट कर लिया, खींच लिया। तो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो गया, मतलब हायर कंडक्शन बैंड से लोअर वैलेंस बैंड में ट्रांजिशन हुआ। इट इज अकम्पनीड विद फोटॉन्स। सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज दैट यू शुड नो इज हाउ टू प्रोड्यूस डिफरेंट कलर्स नाउ। तो ये डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं? तो जब ट्रांजिशन होगा, अब मैं यहाँ पे ये पी टाइप का बैंड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप के कंडक्शन बैंड से पी टाइप के कंडक्शन बैंड में आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब आपको ये याद होना चाहिए था, कंडक्शन बैंड हो या वैलेंस बैंड हो या कोई भी बैंड हो, वो बनता किससे है? वो सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स है। मैंने इसके लिए बेसिक्स में पहले ही बता दिया था। सेट ऑफ एनर्जी possessed by first orbit electrons is first band, set of energies possessed by second orbit electrons is second band, set of energies possessed by valence electrons is known as valence band। मतलब अल्टीमेटली कोई भी बैंड हो, उसमें है क्या? उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर है। रिमेंबर कोई भी बैंड हो, फर्स्ट ऑर्बिट का बैंड हो, सेकेंड ऑर्बिट का बैंड हो, थर्ड ऑर्बिट का बैंड हो, वैलेंस ऑर्बिट का बैंड हो, जो भी हो, ultimately it consists of series of levels। तो यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी लेवल्स है। तो you have large number of energy levels over here। और सिमिलरली कंडक्शन बैंड में भी ऐसे लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होगा, कहां से? कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में, तो फिर ट्रांजिशन तो कहीं से भी कहीं पे भी हो सकता है। मतलब कंडक्शन बैंड में बहुत सारे लेवल्स है ना, वैलेंस बैंड में भी बहुत सारे लेवल्स है। तो जब हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन किया, मतलब हो सकता है यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हुआ हो सकता है यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिशन हुआ हो सकता है यहाँ से लास्ट, मतलब फ्रॉम द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड टू द बॉटम ऑफ वैलेंस बैंड ट्रांजिशन हुआ हो सकता है इसके टॉप से इसके टॉप तक ट्रांजिशन हुआ
हो सकता है इसके टॉप से बॉटम तक ट्रांजिशन हुआ हो सकता है बीच में किसी लेवल से यहाँ पे भी बीच में किसी लेवल तक का ट्रांजिशन हुआ हो। तो देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रांजिशंस। तो डिफरेंट कलर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे प्रोड्यूस होते हैं, बिकॉज ट्रांजिशन कैन बी फ्रॉम सम लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड टू सम लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। तो ये व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करेगा इन शॉर्ट। तो ये जो व्हाइट लाइट के एलईडीज है, दे हैव सच अ स्ट्रक्चर। फिर आप बोलोगे कि फिर व्हाइट लाइट ऐसा प्रोड्यूस हुआ तो फिर ग्रीन लाइट, येलो लाइट, या फिर इनफैक्ट रेड कलर का जो लाइट होता है फिर वो कैसे प्रोड्यूस होता है। उस केस में हम जानबूझ के डिजाइनिंग ऐसा करते हैं, व्हाट वी डू इज, हम पहली बात तो बैंड गैप को एडजस्ट कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ इम्प्योरिटी वी कैन मेक श्योर कि ये बैंड गैप कम है ज्यादा है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं, और हम लोग कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को थिन बना सकते हैं। तो वो हमारे ऊपर है, हमको कितना so we can control the properties, we can control which color of light can be produced by basically adjusting this band gap. हम इस बैंड गैप को एडजस्ट कर सकते हैं, and we can produce different color lights also. Then going to the next part, अगला और लास्ट स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड, that is Zener diode, जिसको आप वोल्टेज रेगुलेटर भी बोलते हो। तो Zener diode is also called as voltage regulator। बहुत सिंपल सा केस है हमारा, तीन तो हो ही है, एक फोटो डायोड रिवर्स बायस बिफोर ब्रेकडाउन, सोलर सेल नो बायस, एंड एलईडीज फॉरवर्ड बायस। मैंने आपको बताया था चौथे टाइप का बायस, रिवर्स बायस बट एट ब्रेकडाउन। तो हम जानबूझ के ऐसा डिजाइन करते हैं कि वो जो डायोड है इट शुड वर्क अंडर रिवर्स बायस एट ब्रेकडाउन। उसको बोलते हो Zener डायोड या फिर वोल्टेज रेगुलेटर। तो Zener डायोड एज यू कैन सी, Zener डायोड जो है ये स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड है विच इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर ब्रेकडाउन। तो जानबूझ के हमने डिजाइन ही वैसा किया दैट इट शुड वर्क अंडर ब्रेकडाउन रीजन। इट इज इंटेंशनली डिजाइन टू ऑपरेट अंडर ब्रेकडाउन। अब ऐसा क्यों, वो तुमको थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा। तो वो रिवर्स बायस में क्या होता है, अगर आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से स्टडी करोगे, मैंने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ किए थे, ये फॉरवर्ड बायस के थे, मैं यहीं पे आपको रिवर्स बायस के दिखा देता हूँ। चलो एनीवे वी विल ड्रॉ न्यू ग्राफ। तो यहाँ पे वी विल शो व्हाट हैपेंस इन रिवर्स बायस। तो इन केस ऑफ रिवर्स बायस व्हाट हैपेंस इज, आपके पास यहाँ पे लार्ज वोल्टेजेस तक, लार्ज रिवर्स वोल्टेजेस तक करंट बहुत स्मॉल होता है, करंट बढ़ता ही नहीं है। देन यू कीप ऑन इंक्रीजिंग रिवर्स वोल्टेज। पहली बात तो रिवर्स बायस में कनेक्शंस पता होने चाहिए। पी टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड एन टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। और फिर आप वोल्टेजेस बढ़ाते जाते हो, यू सी देयर इज नो इंक्रीज इन करंट। फिर ऑल ऑफ अ सडन एट अ गिवन वोल्टेज यू फाइंड देयर इज लार्ज करंट, जिसको आप बोलते हो ब्रेकडाउन। क्या बोलते हो इसको आप, ब्रेकडाउन। यू कॉल दिस एज ब्रेकडाउन वोल्टेज, राइट। तो ये जो ब्रेकडाउन रीजन है उसमें हम ऑपरेट करते हैं किसको, Zener डायोड को। तो इन रिवर्स बायस इनिशियली अ स्मॉल रिवर्स सैचुरेटेड करंट फ्लोज। तो ब्रेकडाउन होने से पहले इनिशियली क्या हो रहा है, अ स्मॉल सैचुरेशन करंट। कौन सा करंट है, रिवर्स करंट है। सैचुरेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपके पास करंट है क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो इनिशियली अ स्मॉल रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लोज। तो रिवर्स बायस में शुरू में स्मॉल करंट फ्लो होता है, एंड देन जब हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, एक स्टेज आता है जहां पे ऑल ऑफ अ सडन यू गेट वेरी लार्ज करंट एट अ फिक्स्ड वोल्टेज। उसको आप बोलते हो ब्रेकडाउन वोल्टेज, या फिर उसका एक और नाम है Zener वोल्टेज। तो व्हेन रिवर्स बायस रीचेस अ पर्टिकुलर वैल्यू द करंट इंक्रीजेस सडनली। This voltage is known as Zener breakdown voltage or just Zener voltage। और इसका सर्किट सिंबल आई टोल्ड यू,
अब देखो स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड 4 टाइप के हैं। हमको समझाना है कि कौन सा डायोड सर्किट में यूज हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सम सिंबल्स। फॉर एग्जाम्पल जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, नॉर्मल अगर आपको डायोड दिखाना है, इफ यू जस्ट वांट टू शो दैट वी आर यूजिंग ए नॉर्मल डायोड, तो आप एक ट्रायंगल यूज करते हो और एक स्ट्रेट लाइन यूज करते हो, एक कनेक्शन यहाँ दिखा देते हो, यहाँ से एक आउटपुट होगा, यहाँ पे कनेक्शन होगा, ये हो गया नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। दिस इज नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। अगर आपको लाइट इमिटिंग डायोड दिखाना है, एलईडी, तो यू विल शो लाइट इज कमिंग आउट, दिस इज लाइट इमिटिंग डायोड। अगर आपको फोटो डायोड या फिर सोलर सेल दिखाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिर्फ एरो हेड्स को उल्टा कर दोगे, एरो हेड्स को आप इनसाइड दिखा दोगे, ये आपका बन गया फोटो डायोड। करेक्ट। अब जीना डायोड का जो केस है, जीना डायोड अगर आपको दिखाना है दैट वी आर यूजिंग अ जीना डायोड, तो इन दिस केस सिर्फ आप ऐसा कर देते हो, डन, दिस इज कॉल्ड एज जीना डायोड। तो मैंने बाजू में भी दिखाया है, एज यू कैन सी हियर आल्सो आई एम शोइंग द सेम थिंग, दिस इज अ जीना डायोड। तो जीना डायोड का सर्किट सिंबल है ये। जीना डायोड इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। अब ये जीना डायोड वोल्टेज रेगुलेटर का काम कैसे करता है वो पहले समझ लेते हैं। तो जीना डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर समझने से पहले थोड़ा बेसिक्स पता होना चाहिए। यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो अगर आपको याद होगा, हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया सेमीकंडक्टर का बेसिक्स होने के बाद, सबसे पहला था एसी सप्लाई, डीसी सप्लाई। फिर एसी को डीसी में कन्वर्ट करना था रेक्टिफिकेशन, उसके लिए हमने यूज किया था डायोड रेक्टिफायर। लेकिन डायोड रेक्टिफायर के साथ साथ बाकी के भी चीजें थे वहां पे, जैसे ट्रांसफार्मर था। ट्रांसफार्मर का काम था स्टेप अप या स्टेप डाउन करने का। ट्रांसफार्मर का इनपुट भी एसी होता है, आउटपुट भी एसी होता है। ये जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट था, ये डायोड रेक्टिफायर को इनपुट गया। डायोड रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो प्योर डीसी होना चाहिए था, होता नहीं है, इट कम्स विद रिपल, मतलब इट कम्स विद एसी कंपोनेंट। फिर डायोड रेक्टिफायर का आउटपुट जो था वो हमने फिल्टर को इनपुट दे दिया, कैपेसिटर फिल्टर को। फिर कैपेसिटर फिल्टर ने क्या किया, एसी कंपोनेंट को कम कर दिया। पता है कैपेसिटर फिल्टर ने क्या किया, एसी कंपोनेंट को कम कर दिया। और ये जो एसी कंपोनेंट कम हुआ है, ये फिल्टर का जो आउटपुट है कैपेसिटर फिल्टर का, वो किसको गया, वोल्टेज रेगुलेटर को। और फाइनली वी आर स्टार्टिंग वोल्टेज रेगुलेटर नाउ। और उसके बाद कहाँ जाता है, लोड रेजिस्टेंस को। आखिरी में कहाँ जाता है, लोड रेजिस्टेंस को। तो बंद करो ध्यान यहाँ पे। तो आखिरी में कहाँ पे जाता है, लोड रेजिस्टेंस को। आई एम टेलिंग यू। तो वो जो वोल्टेज रेगुलेटर का पार्ट मिसिंग था, वो अब हमको देखना है। तो सबसे पहले ये रेगुलेटेड सप्लाई क्या होता है, रेगुलेटेड सप्लाई क्या होता है पहले वो समझ लेंगे। तो सी मैं आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, घर में हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मोर और लेस ऑल ऑफ देम वर्क ऑन डीसी। So almost every electronic device needs a DC power supply which provides steady DC voltage. तो डीसी पे तो ऑपरेट करता ही है, लेकिन स्टेडी डीसी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है वो 10 वोल्ट पे ऑपरेट करता है, तो आपको कांस्टेंट 10 वोल्ट चाहिए। यू विल नॉट वांट फ्लक्चुएटिंग 10 वोल्ट, मतलब बेसिकली 9.5 हो रहा है, कभी 10.5 हो रहा है। तो व्हाट वी वांट इज अ स्टेडी वोल्टेज। तो ये हमने पहली बात तो एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज किया था, रेक्टिफायर। सो वी यूज रेक्टिफायर टू गेट डीसी वोल्टेज फ्रॉम एसी सप्लाई लाइन, एसी लाइन सप्लाई। लेकिन जो रेक्टिफायर का आउटपुट था इट वेरीज। अभी देखो कैसा है, जो रेक्टिफायर का आउटपुट है उसमें दो दिक्कत है। दिक्कत नंबर 1 आपको पता है ये एसी कंपोनेंट है। दिक्कत नंबर 2, आपने यहाँ जो सप्लाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहाँ सप्लाई ले रहे हो, वो 230 वोल्ट का सप्लाई आता है घर में, वहां से ले रहे हो। बहुत बार आपने देखा होगा फ्लक्चुएशंस होते हैं, हम उसको हमारे भाषा में बोलते हैं पावर डिम होना। पावर क्यों डिम होना, क्योंकि पावर इज वी इनटू आई। मतलब एक्चुअली पावर डिम हुआ तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से हुआ। जो सप्लाई वोल्टेज था 230 वोल्ट, वो सडनली कम हो गया, मान लो 150 वोल्ट हो गया, राइट। कभी कभी थोड़ा बढ़ भी जाता है। तो ये जो वोल्टेज फ्लक्चुएशंस है ना, ये वोल्टेज फ्लक्चुएशंस की वजह से भी रेक्टिफायर का आउटपुट चेंज होगा। तो रेक्टिफायर के आउटपुट में एसी कंपोनेंट तो था ही, बट सपोज मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो 230 वोल्ट पे काम करता है,
तो मैं ट्रांसफार्मर तो लगाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मेरे पास 230 का इनपुट है और 230 ही लगने वाला है मेरे को। तो आई विल नॉट पुट एनी ट्रांसफार्मर। वो तो बहुत लॉजिकल चीज है, ट्रांसफार्मर कब लगाते हो, जब स्टेप अप या स्टेप डाउन करना हो। तो यहाँ ट्रांसफार्मर तो लगने नहीं वाला है, तो क्या लगेगा डायरेक्टली, डायोड रेक्टिफायर। तो डायोड रेक्टिफायर को इनपुट क्या है, 230 वोल्ट का एसी सिग्नल है, तो आउटपुट पे क्या आना चाहिए, 230 वोल्ट का डीसी सिग्नल आना चाहिए, बराबर। तो हमको आउटपुट पे क्या चाहिए, 230 वोल्ट का डीसी। लेकिन सपोज फ्लक्चुएशन की वजह से 150 वोल्ट आ गया, तो डायोड रेक्टिफायर को इनपुट क्या है, नहीं इनपुट क्या जा रहा है, अब वोल्टेज कम हो गया ना, चाहिए कितना था 230 वोल्ट, लेकिन सप्लाई लाइन में ही प्रॉब्लम आ गया और वी आर गेटिंग 150 वोल्ट। तो डायोड को इनपुट क्या है, 150 वोल्ट, चाहिए कितना था 230, आ कितना रहा है 150। तो डायोड का जो रेक्टिफाइड आउटपुट है वो कितना वोल्ट होगा, 150 वोल्ट होगा, चाहिए कितना था 230 वोल्ट। तो क्या हुआ, ये जो फ्लक्चुएशंस है उसकी वजह से भी डायोड का जो रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो वेरी होता है। तो द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर वेरीज बिकॉज ऑफ लाइन वोल्टेज वेरिएशन। लाइन वोल्टेज वेरिएशन मतलब जो सप्लाई हमको आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से वही फ्लक्चुएटिंग है, तो विच फ्लक्चुएट्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। होता है गर्मी में बहुत ज्यादा देखोगे, अलग अलग टाइम पे फ्लक्चुएशन मिलेंगे, सीजन्स एंड डिफर फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन। तो जो रेक्टिफायर आउटपुट है आल्सो वेरीज व्हेन लोड करंट ड्रॉन फ्रॉम इट चेंजेस। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, एक भी आप चीज भूल के चल नहीं सकता है। द मोमेंट यू फॉरगेट समथिंग दिक्कत है फिर, देन यू विल एंड अप इन अ प्रॉब्लम। तो वो ब्लॉक डायग्राम जो है ना, दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। तो हम यहाँ थे, देखो अब तक जो स्टोरी मैंने आपको बताई उस स्टोरी में सिर्फ इतना था, ये था कि इमेजिन हमको 230 वोल्ट पे ही ऑपरेट करना है। अगर 230 वोल्ट पे ही ऑपरेट करना है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यूज नहीं करेंगे, ट्रांसफार्मर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि 230 वोल्ट तो डायरेक्टली हमको सप्लाई मिल गया। सिर्फ हमको चाहिए था डीसी, हमारे पास था एसी, तो हमने क्या लगा दिया, डायोड रेक्टिफायर। लेकिन इमेजिन जो सप्लाई आ रहा है वो खुद ही फ्लक्चुएटिंग है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है। तो अगर वो कम ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे भी क्या होगा, फ्लक्चुएशन आएंगे। डायोड रेक्टिफायर के आउटपुट में भी क्या आएगा, फ्लक्चुएशन आएगा। तो ये एक रीजन है फ्लक्चुएशन का। दूसरा भी है, अल्टीमेटली डायोड रेक्टिफायर का आउटपुट जाएगा कहाँ, लोड पे जाएगा। आप सपोज कर लो कि हमने वोल्टेज रेगुलेटर लगाया ही नहीं, विदाउट वोल्टेज रेगुलेटर सप्लाई डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, लोड पे। अब इमेजिन कि लोड के एंड पे कुछ प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम आ गया मतलब क्या आ गया बताता हूं मैं। व्हाट हैपेंस इज, व्हाट कैन हैपन इज, वो लोड रेजिस्टेंस मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस है। मान लो जो इंस्ट्रूमेंट मैं यूज कर रहा हूँ उसके सर्किट में कुछ दिक्कत आ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गया, बराबर। मे बी इमेजिन कहीं पे एक वायर कट गया, वायर कट गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, बराबर। अगर वो बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ना मतलब करंट एक कम एक्सेप्ट करेगा। तो जितना डायोड रेक्टिफायर ने करंट पास करना था हो ही नहीं रहा है पास। तो ये प्रॉब्लम भी तो हो सकती है ना, या तो सप्लाई एंड पे प्रॉब्लम हो सकता है, इनपुट एंड पे, या फिर आउटपुट एंड पे। तो दोनों में से कहीं पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू। तो क्या बोला इन्होंने, रेक्टिफायर आउटपुट आल्सो वेरीज व्हेन लोड करंट ड्रॉन फ्रॉम इट चेंजेस। तो लोड पे जो करंट जा रहा है वो भी चेंज हो सकता है। thus the output is not regulated। रेगुलेटेड मतलब कांस्टेंट आउटपुट नहीं है, हमको आउटपुट पे क्या रखना है, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट आउटपुट रखने के लिए हम लोग करते क्या है, हम लोग एक जीनर डायोड लगा देते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। तो याद रखना, द पावर सप्लाई whose output once set remains constant irrespective of variation in the line voltage or load current is called as regulated power supply। तो ऐसा पावर सप्लाई एक बार तुमने सेट कर दिया तो कितना भी लाइन में फ्लक्चुएशन आए, मतलब सप्लाई लाइन में या फिर लोड करंट में कुछ भी हो जाए, लेकिन इसका आउटपुट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसको क्या बोलते हो, रेगुलेटेड पावर सप्लाई। अब ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई हम लोग जनरेट कैसे करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ अ जीनर डायोड। तो हमको ये ऑलरेडी पता है, ये ग्राफ हमको पता है, ये दिस वन।
तो व्हाट वी नो इज कि ब्रेकडाउन रीजन में, in breakdown region, what happens in this case is at a given voltage the current increases suddenly, मतलब उस पर्टिकुलर वोल्टेज की वैल्यू पे यू ऑल ऑफ अ सडन गेट अ वेरी लार्ज करंट। तो देखो अब वी नो दैट when Zener diode is operated in breakdown region, voltage across it remains almost constant even if the current through it changes by large amount। वही हो रहा है यहाँ पे, वोल्टेज क्या है सेम है लेकिन करंट देखो एक्सट्रीमली लार्ज है, तो चेंज इन करंट इज लार्ज फॉर द सेम वोल्टेज। दिस प्रॉपर्टी ऑफ Zener diode is being used as a वोल्टेज रेगुलेटर। तो वोल्टेज रेगुलेशन में हम लोग यूज करते हैं इसको। अब वो कैसे यूज करते हैं तो उसके लिए आपको एक डायग्राम लगेगा। तो यहाँ पे वी विल शो सर्किट डायग्राम ऑफ Zener diode एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। So let us look at the circuit diagram। फिर इक्वेशंस पे आएंगे बाद में, पहले सर्किट डायग्राम पे आ जाते हैं। भाई बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और इंटरेस्टिंग है। देखो यू हैव टू ना ऑलवेज कीप दिस ब्लॉक डायग्राम इन माइंड। जब तक तुम्हारे दिमाग में ये नहीं है ना तब तक तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। हमारा अभी का फोकस किस पे है, वोल्टेज रेगुलेटर पे है। मतलब ट्रांसफार्मर का काम हो गया, अगर होना था तो ट्रांसफार्मर की जरूरत थी तो वो हो गया। ट्रांसफार्मर का आउटपुट डायोड रेक्टिफायर को इनपुट गया, डायोड रेक्टिफायर का आउटपुट कैपेसिटर फिल्टर को इनपुट गया, फिर अभी कैपेसिटर फिल्टर का आउटपुट जा रहा है वोल्टेज रेगुलेटर को। तो अब यहाँ जो हमने दिखाया है ये अनरेगुलेटेड इनपुट है। ये कहाँ से आ रहा है, रेक्टिफायर से। क्योंकि मैंने अभी बताया जो रेक्टिफायर का आउटपुट है वो इनपुट जाएगा अगले वालों को, किसको, कैपेसिटर को, फिर किसको, वोल्टेज रेगुलेटर को। रेक्टिफायर का आउटपुट जाएगा एज अ इनपुट, रेक्टिफायर का आउटपुट जाएगा एज अ इनपुट। मैं बता रहा हूँ, रेक्टिफायर का आउटपुट जाएगा एज अ इनपुट कैपेसिटर को, कैपेसिटर फिल्टर का आउटपुट जाएगा एज अ इनपुट वोल्टेज रेगुलेटर को। तो यहाँ पे ये जो लिखा है ना अनरेगुलेटेड इनपुट फ्रॉम रेक्टिफायर, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि ये जो आपका रेक्टिफायर का आउटपुट था ये एज अ इनपुट जाएगा वोल्टेज रेगुलेटर को, और ये क्या है, अनरेगुलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन पॉसिबल है, दैट इज व्हाई इट इज अनरेगुलेटेड। तो अनरेगुलेटेड इनपुट कहाँ जा रहा है, Zener डायोड को। एक्चुअली ये Zener डायोड नहीं लगाते, मतलब वोल्टेज रेगुलेटर नहीं लगाते, डायरेक्ट कहाँ जाता, लोड को, बराबर। तो यहाँ पे क्या है, आखिरी में क्या है, लोड है। रेक्टिफायर के बाद, फिल्टर के बाद लोड होना चाहिए था, हमने बीच में क्या लगा दिया, Zener डायोड। और मैंने आपको Zener डायोड का अभी बताया स्ट्रक्चर, सर्किट सिंबल, ये आ गया Zener डायोड, बराबर। तो ये याद रखना, Zener डायोड को इनपुट क्या है, Vi, कहां से आ रहा है, रेक्टिफायर से, और रेक्टिफायर का इनपुट क्या होता है, अनरेगुलेटेड होता है, बराबर। तो यहां से करंट आया I, ये जंक्शन पॉइंट है, बराबर। तो करंट स्प्लिट होगा, एक तो करंट जाएगा Zener डायोड में IZ और एक आगे जाएगा लोड में IL। तो I विल बी इक्वल टू IZ प्लस IL। दिख रहा है इक्वेशन, बराबर। इज इट क्लियर। और जो ये जो हमारे पास इनपुट वोल्टेज था, वोल्टेज दो जगह पे ड्रॉप हो गया, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसको RS क्यों बोला है, इसको सीरीज रेजिस्टेंस क्यों बोला है, सिंपल सा लॉजिक है। तो मुझे ये बताओ, डायोड रेक्टिफायर का आउटपुट एज अ इनपुट फीड करना है, किसके थ्रू जाएगा, वायर्स के थ्रू। और कोई भी वायर बिना रेजिस्टेंस के आता है क्या, नहीं। तो ये जो RS हमने दिखाया ये किसका रेजिस्टेंस है, वायर का। तो वायर ने कुछ वोल्टेज यूज कर लिया, किसका वोल्टेज यूज कर लिया, रेक्टिफायर का। बचा हुआ कहाँ पास कर दिया, आगे किसके पास। तो VI विल बी VS प्लस VZ, दिख रहा है ये, बराबर। फिर आपने 11th स्टैंडर्ड में पैरेलल कॉम्बिनेशन सीखा था, फिर अगर आपको याद होगा सीरीज कॉम्बिनेशन भी सीखा था। आपको ये पता होना चाहिए कि जब दो चीजें पैरेलल में होती है तो वोल्टेज हमेशा सेम होता है, अगर दो चीजें सीरीज में होती है तो करंट हमेशा सेम होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप विल बी सेम इफ यू हैव टू कंपोनेंट्स इन पैरेलल। तो आपको यहाँ पे पैरेलल में कौन कौन दिख रहा है, VZ और RL, लोड रेजिस्टेंस और Zener डायोड। तो अगर RL क्या है, आउटपुट है, फाइनल आउटपुट है, तो मैं उसके आउटपुट को क्या बोल दूंगा, VO, V आउटपुट। तो दोनों पैरेलल में है,
तो वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल कंपोनेंट्स इज सेम, तो वी आउट मतलब वी ओ इक्वल टू वी जेड इक्वल आएगा इक्वल, यस। तो जितना वोल्टेज यहाँ पे उतना ही वोल्टेज यहाँ पे। दिस इज हाउ यू कैन रेगुलेट नाउ। तो क्योंकि पैरेलल में वोल्टेजेस सेम होते हैं, मैं 4 और लगा दूंगा तो वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो जो भी वोल्टेज जीना डायोड पे आएगा वही वोल्टेज आउटपुट पे भी जाएगा, जो भी आउटपुट पे वोल्टेज है वही वोल्टेज जीना डायोड पे है। दिस इज द प्रॉपर्टी विच हेल्प्स अस टू रेगुलेट वोल्टेज। कैसे वो आगे समझ में आएगा, लेकिन पहले इक्वेशन समझ लो। व्हाट इज ओम्स लॉ? तो Vs विल बी IRS, क्योंकि यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, I। तो ये जो Vs है ये क्या है, IRS कर दिया। लेकिन I क्या था, मैंने अभी I का इक्वेशन था, IZ प्लस, तो IZ प्लस IL RS प्लस VZ, लेकिन VZ क्या है, VO। तो IZ प्लस IL RS प्लस VO, ये आ गया आपका इनपुट वोल्टेज का अनरेगुलेटेड का इक्वेशन, रिलेशन विथ आउटपुट। गुड। अब होगा क्या, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब देखो ये जीना डायोड लगाने से क्या हुआ, जीना डायोड का एक प्रॉपर्टी कभी भूलना ही नहीं, और आप ब्रेक डाउन में ऑपरेट कर रहे हो तो बिल्कुल भूलना नहीं। तो यूर ऑपरेटिंग इन ब्रेक डाउन, तो ये वोल्टेज है, यहाँ पे ये करंट है। देन दिस इज हाउ यू गेट, बराबर ऐसे ही था ना। तो ऐसा कम था, फिर सडनली ड्रॉप हो गया, ये है ब्रेकडाउन। अब दो दो पॉसिबिलिटीज को इमेजिन करो। नंबर 1, सप्लाई साइड पे फ्लक्चुएशन है। सप्लाई साइड पे मतलब एसी सप्लाई आ रहा है ना, वहां पे फ्लक्चुएशन है। हमको 230 वोल्ट मिलना चाहिए, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज पावर डिम हो गया। पावर डिम होना मतलब वोल्टेज कम हो गया, मान लो 150 वोल्ट हो गया। क्या हो गया, 150 वोल्ट। अभी ये जो लोड रेजिस्टेंस है ये तो फिक्स है, और आपको पता है कि आउटपुट पे वोल्टेज कैसे आएगा, करंट इनटू, हाँ लेकिन यहाँ पे करंट कौन सा आ रहा है, IL, सही, यहाँ तक क्लियर। अगर इनपुट साइड पे वोल्टेज कम हो गया, वोल्टेज कम हो गया तो क्या कम हो गया, करंट। अगर I कम हो गया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर ये दोनों कम हो जाएंगे तो यहाँ पे करंट क्या आएगा, कम आएगा। अगर करंट कम आएगा तो आउटपुट पे वोल्टेज क्या होगा, कम होगा, बराबर। क्यों कम होगा बताओ, क्यों कम होगा? 230 वोल्ट सप्लाई आना चाहिए था घर में, 150 हो गया एक दिन। तो प्रॉब्लम हो गया, अब इनपुट पे वोल्टेज कम आ गया। लेकिन हम एसी रेफ्रिजरेटर सब कुछ यूज करते हैं, बड़े बड़े डिवाइसेस यूज करते हैं, तो फिर उनको तो चलाने के लिए एक पर्टिकुलर वोल्टेज चाहिए। वो तो 230 पे ही काम करेंगे, 150 तो कर नहीं सकते। लेकिन सप्लाई में कितना आ रहा है, 150 आ रहा है। तो फिर क्या करेंगे अब, क्या करेंगे अब, फिर एक जीरो डायोड लगा देंगे, वो क्या करेगा। तो जैसे ही यहाँ पे इनपुट पे वोल्टेज कम हुआ, मतलब इनपुट से ही करंट कम आ रहा है, वोल्टेज कम होना मतलब करंट का कम होना, V इक्वल टू आई आर, V इज प्रोपोर्शनल टू I। लोअर द वैल्यू ऑफ V, लोअर द वैल्यू ऑफ I, सिंपल ओम्स लॉ। फिर I कम हुआ तो IZ और IL दोनों कम हो गए। IL कम हो गया, लोड पे करंट कम हो गया, तो लोड पे आउटपुट वोल्टेज भी कम हो गया, मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो रेफ्रिजरेटर तो चलने वाला था 230 वोल्ट पे, यहाँ तो करंट ही कम आ गया। अब तो करंट कम आ गया तो फिर वोल्टेज एट द आउटपुट क्या हो गया, कम हो गया। ऐसा करोगे तो डिवाइस खराब हो जाएगा, चलेगा नहीं। तो फिर होता क्या है, ये जीना डायोड हेल्प करता है। जीना डायोड व्हाट जीना डायोड सेज इज, देखो मेरा तो वोल्टेज फिक्स है, मेरे को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, करंट बहुत है इधर। एट द सेम वोल्टेज देयर इज अ लार्ज करंट, एक्सट्रीमली लार्ज करंट। तो अगर ये थोड़ा बहुत करंट, खुद का करंट लोड रेजिस्टेंस दे दे तो क्या फर्क पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर सप्लाई से ही कम करंट आता है ना, तो जीना डायोड क्या करता है, जीना डायोड कम करंट लेता है, क्योंकि ये टोटल करंट कहाँ जा रहा है, जंक्शन पॉइंट से, एक तो जा रहा है जीनर में, एक तो जा रहा है लोड में। तो अगर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो गया, लो वोल्टेजेस आ गए, तो जीनर डायोड एक सिंपल सा काम करता है, वो बोलते थे 10 एम्पियर आना चाहिए था 5 to 5 में, इमेजिन। लेकिन 10 तो आ ही नहीं रहा है, 8 आ रहा है। तो एक काम कर, तू 5 रख ले, मैं 3 रख लेता हूँ।
मतलब लोड पे करंट सेम है, लोड पे करंट सेम है तो लोड पे वोल्टेज भी सेम है, राइट। कभी कभी उल्टा हो जाता है, ज्यादा पावर आ गया, सपोज 12 एम्पियर का करंट आ रहा है, चाहिए कितना आउटपुट पे 5, आईएल कितना चाहिए 5। अब जीरो डायोड उल्टा बोलता है, एक काम कर, ज्यादा आ गया मेरे को दे दे। तो वो ज्यादा करंट खुद के पास रख लेगा और आगे कितना सप्लाई करेगा 5, क्योंकि उसका ये प्रॉपर्टी है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे चेंज इन करंट इज वेरी लार्ज, तो उसको फर्क नहीं पड़ता है वो कम करंट रखता है कि ज्यादा रखता है, बट इट मेक श्योर दैट एट द आउटपुट ऑलवेज यू हैव सेम अमाउंट ऑफ करंट। तो आई एल की वैल्यू को वो चेंज नहीं होने देता। सप्लाई से कम आ रहा है तो थोड़ा सा खुद उसको दे देगा, सप्लाई से ज्यादा आ रहा है तो थोड़ा खुद रख लेगा, लेकिन आगे सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। उल्टा भी सोचो, सपोज लोड पे कुछ फ्लक्चुएशंस हो गए, लोड एंड पे फ्लक्चुएशंस हो गए, तो वहां पे करंट अभी कम जा रहा है, मैंने बताया ना, एक वायर ओपन हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम जा रहा है, तो तभी भी ये खुद का करंट सप्लाई कर देगा आगे। तो इन शॉर्ट इट विल मेक श्योर कि आउटपुट पे वोल्टेज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो यही सब कुछ यहाँ पे मैंने लिख के दिया हुआ है थ्योरी में, इट इज ऑल रिटन हियर इन दिस केस। इफ वी आई गोज अप, वी आई मतलब इनपुट वोल्टेज, कहाँ से आ रहा था ये, रेक्टिफायर से आ रहा था। अगर ये अप हो गया 230 वोल्ट से ज्यादा हो गया बिकॉज ऑफ लाइन फ्लक्चुएशंस, बिकॉज ऑफ लाइन वोल्टेज वेरिएशंस, राइट, इट इज आईजेड विच इंक्रीजेस। मैंने अभी बताया वोल्टेज हाई हो गया तो करंट बढ़ेगा, तो करंट बढ़ेगा तो आईजेड बढ़ेगा, आईएल नहीं, एंड आउटपुट विल रिमेन कांस्टेंट सिंस आईएल रिमेन्स कांस्टेंट। Thus, any change in the line voltage will result in the change of IZ and not in the change of IL। और IL नहीं चेंज हुआ तो फिर VO भी चेंज नहीं होगा। एक्चुअली ये VO है, लेकिन VO और VZ क्या है, सेम है, बराबर, करेक्ट। इफ IL गोज अप, मैंने अभी बताया, हो सकता है ना लोड पे करंट चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। लोड रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट IL कम हो जाएगा, लोड रेजिस्टेंस कम होगा तो फिर करंट बढ़ जाएगा। तो इफ IL गोज अप ड्यू टू डिक्रीज्ड RL, तो IZ डिक्रीजेस विच डज नॉट इफेक्ट VZ। तो रिमेंबर, अगर लोड रेजिस्टेंस कम हो गया तो IL बढ़ जाएगा, फिर ये जो IL बढ़ गया उसका एक्स्ट्रा जो करंट आ गया वो ये रख लेता है, तो कौन चेंज होता है, IZ नॉट IL। तो दिस इज हाउ अ वोल्टेज रेगुलेटर वर्क्स। सिंपल है, इसको सिंपल ही रखेंगे। गुड, डन। तो यहां तक हो गया आपके चारों स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड्स। तो अब तक हम लोग डायोड्स का स्टडी कर रहे थे, 2 इलेक्ट्रोड्स, करेक्ट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रायोड, ट्रांजिस्टर। तो अगला टॉपिक होगा लिस्ट में ट्रांजिस्टर। है क्या ट्रांजिस्टर, क्या नाम है, टॉपिक का नाम क्या है, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी। वेरी फेमस डिवाइस, बहुत काम की चीज है और इम्पॉर्टेंट है। अगर बोर्ड में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना ही आता ही है। तो ये है बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट बता देता हूं आपको। इसको इन शॉर्ट हम लोग बोलते हैं बीजेटी, बीजेटी, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। पहली बात तो पोल का मतलब तुमको अच्छे से पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या इलेक्ट्रिक करंट में पोल मतलब सिंगल चार्ज, नेगेटिव चार्जेस है तो वन पोल, बोलते ना इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल क्यों डाइपोल, क्योंकि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। मैग्नेटिक डाइपोल में एक नॉर्थ पोल था एक साउथ पोल था। तो यहाँ पे याद रखना, पोलार पोल मतलब वन टाइप ऑफ चार्ज, बायपोलर मतलब दो पोल्स मतलब दो टाइप ऑफ चार्जेस। तो अब तक हमने जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस देखे, इंक्लूडिंग लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड होगा या कोई और होगा, जैसे फोटो डायोड है, फोटो डायोड में, लाइट इमिटिंग डायोड में या जेनर डायोड में, इन सब में एक ही टाइप का चार्ज फ्लो होता है। एलईडी में तो नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है,
एन टाइप से कंडक्शन बैंड से पी टाइप। बाकी फ्लो होते हैं लेकिन वो माइनॉरिटी है, दे आर वेरी स्मॉल नंबर्स। तो वहां पे करंट आपको मिलता है ड्यू टू मेजोरिटी, मतलब ड्यू टू ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज, या तो नेगेटिव चार्जेस या फिर पॉजिटिव चार्जेस, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन या फिर होल्स, राइट, करेक्ट। तो वो पोलार डिवाइसेस थे। पोलार मतलब एक टाइप का ही चार्ज आपको करंट दे रहा है। हमने क्लियरली मेंशन भी किया है इसको। हमने जब बेसिक सेमीकंडक्टर थ्योरी देखा था, मैंने आपको बताया था कि एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इसको तो बोलते हैं एन टाइप, क्योंकि करंट इज प्योरली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। और पी टाइप में मेजॉरिटी होल्स है, इसलिए इसको बोलते हैं पी टाइप, बराबर। अब ये बायपोलर मतलब क्या? ऐसा डिवाइस जिसमें करंट आपको दोनों टाइप के चार्जेस की वजह से मिलेगा, एन और पी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बोथ विल कंट्रीब्यूट टुगेदर टू द करंट, दैट इज कॉल्ड एज बायपोलर। और एक मतलब होता है इसका बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का, इसमें दो जंक्शन है। अब तक हम लोगों ने जितने भी डिवाइसेस देखे सब में एक एक ही पीएन जंक्शन था, क्योंकि एक पी टाइप रीजन था, एक एन टाइप रीजन था, तो जंक्शन तो एक ही होगा ना। जंक्शन इज अ रीजन विच सेपरेट्स और वेयर टू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मीट। पी टाइप और एन टाइप जहां मीट होता है उसको क्या बोलते हो? पीएन जंक्शन। तो अब तक के जो हमने डिवाइसेस देखे उसमें एक एक ही पीएन जंक्शन था, एक एक डिप्लीशन रीजन था, और मेजोरिटी आपको करंट मिल रहा था, मेजोरिटी ऑफ वन चार्ज। अब यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पे। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग? इस केस में हम एक होस्ट मटेरियल लेते हैं, होस्ट मटेरियल लेते हैं। होस्ट मतलब सिलिकॉन या जर्मेनियम का बेस मटेरियल लोगे, तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, देयर इज नो इंप्योरिटी एज ऑफ नाउ। तो हर जगह पे सिलिकॉन 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 दिखेगा आपको, हर जगह पे सिलिकॉन के चार चार इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड्स है। अब हम एक पार्ट में हम लोग डाल देते हैं वन टाइप ऑफ इम्प्योरिटी। आप ट्रायोलेंट भी डाल सकते हो, ट्रायोलेंट डालोगे तो पी टाइप बन जाएगा, पेंटालेंट डालोगे तो एन टाइप बन जाएगा। फिर उसके बाद हम, अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे इमेजिन, मैंने यहाँ पे अगर पेंटालेंट इम्प्योरिटी डाला है तो ये क्या बन गया? एन टाइप। तो फिर मैं यहाँ पर ट्राइवेलेंट डाल दूंगा तो ये बन जाएगा पी टाइप। सही है, गुड, यहाँ तक क्लियर, राइट। और यहाँ पे मैं वापस से डाल दूंगा एन टाइप। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सैंडविच करते हैं किसको? पी टाइप को बिटवीन टू एन टाइप्स। उल्टा भी कर सकते हो, ये एनपीएन है तो तुम पीएन पे भी बना सकते हो। सिर्फ एक याद रखना, किसी भी दो एन टाइप के बीच में एक पी टाइप, या किसी भी दो पी टाइप के बीच में एक एन टाइप, राइट। अब आप देख रहे हो यहाँ पे दो जंक्शन बन गए, दिख रहा है अच्छे से? ये दो जंक्शन, ये एक जंक्शन है बाय द वे। यहाँ पे मेजोरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स का है। यहाँ पे कौन है? होल्स है। यहाँ पे वापस कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है, बराबर, गुड। तो दो जंक्शन बन गए, एक ये जंक्शन आ गया जो पी और एन को सेपरेट कर रहा है, एक ये आ गया जो वापस से पी और एन को सेपरेट कर रहा है। तो देयर आर टू पी एन जंक्शंस। हाउ मेनी? टू। और जानबूझ के मैंने इंटेंशनली, एज यू कैन सी, मैंने तीन इक्वल पार्ट्स नहीं किए। मैंने एक पार्ट को सबसे बड़ा दिखाया, एक पार्ट को सबसे छोटा दिखाया, और एक पार्ट को मॉडरेट दिखाया। उसका एक रीजन है, देयर इज सम रीजन बिहाइंड शोइंग दिस। मैं तीन इक्वल पार्ट भी कर देता, जैसे पीएन जंक्शन डायोड में किए थे दो इक्वल पार्ट, यहाँ पे नहीं कर रहे हैं हम। क्यों नहीं कर रहे? आगे समझेगा। वेल बाय द वे, ये ट्रायोड है, क्योंकि डायोड में दो इलेक्ट्रोड से कनेक्शन के लिए, एक पी से एक एन से, यहाँ पे एक कनेक्शन निकलेगा यहाँ से, एक कनेक्शन निकलेगा यहाँ से, और एक कनेक्शन निकलेगा यहाँ से। तो यहाँ पे ट्रायोड है, बराबर। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हो, उसको ऑपरेट करने के लिए टोटल चार लगते हैं, दो इनपुट पे, दो आउटपुट पे, है ना। ये देखो, ये सब, ये मेरे पास एक केबल है, दिख रहा है यहाँ पे? दो दो दिख रहे हैं इलेक्ट्रोड, दो कनेक्टर दिख रहे हैं ना आपको? ना, घर पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे उसको कम से कम दो इलेक्ट्रोड होते हैं कनेक्शन के लिए। तो इनपुट पे कितने लगते हैं, आउटपुट कितने लगते हैं? तो टोटल कितने लगते हैं? इधर कितने हैं? 3।
तो इसका मतलब एक कॉमन होने वाला है। बचपन में क्रिकेट खेलते थे, इवन नंबर ऑफ प्लेयर्स नहीं है, ऑड है, 9 प्लेयर आ गए, क्या करते थे, 4 उस टीम में, 4 इस टीम में, तू कॉमन रहे। तो वैसा ही इधर एक इनपुट पे, एक आउटपुट पे, और एक दोनों में कॉमन रहेगा, वो हम देखेंगे आगे जाके। लेकिन ये जो सबसे छोटा रीजन है ना, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस। ये बेस है। सबसे बड़ा है कलेक्टर, और मॉडरेट थिकनेस की बात कर रहा हूं मैं, थिकनेस की, ये है इमीटर। तो यू हैव इमीटर, बेस, कलेक्टर, तीनों का अपना अपना रोल है, और नाम में ही रोल समझ में आ जाएगा। इमीटर इमिट करेगा। अब जिसको इमिट करना है, मैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अभी बिजनेस चैन कैसे चलता है हमारे पास, एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा छोटे छोटे दुकानदारों को, किसके थ्रू? एजेंट्स के थ्रू जाते हैं ना, एजेंट्स जाते हैं। तो जो सप्लायर है उसके पास, खुद के पास होना चाहिए सप्लाई करने के लिए, तो सप्लायर कौन है हमारा? इमीटर है। ये 4 का सप्लायर है। तो बट ऑब्वियस, अगर एक उसको 4 सप्लाई करना है तो इसका डोपिंग सबसे ज्यादा चाहिए, इट शुड बी हेवीली डोप्ड। तो सबसे ज्यादा डोपिंग किसका है? इमीटर का। इमीटर इज द हेवीली डोप, मोस्ट हेवीली डोप्ड। और उसके बाद है बेस। बेस इज लाइक अ एजेंट। एजेंट का कमीशन फिक्स होता है 2%, 3%, बस उसका उसका सेटिस्फाइड रहता है। यहाँ पे 5% है, तो बेस 5% कमीशन रखता है। तो सबसे कम डोपिंग किसका है? बेस का। तो सबसे कम डोपिंग किसका है? बेस का। और कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप्ड। कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप्ड, मतलब डोपिंग ऑफ कलेक्टर इज लेस देन इमीटर बट ग्रेटर देन बेस। ये आ गया डोपिंग का सिचुएशन। ऐसा क्यों? वो वर्किंग में समझेगा आपको। फिलहाल ये समझ लो कि 3 रीजन है, एक एन है, एक पी है, एक एन है। सबसे बड़ा जो एन रीजन है वो कलेक्टर है, सबसे छोटा जो पी रीजन है वो बेस है। जो थिकनेस के हिसाब से बात करोगे, थिकनेस के हिसाब से बात करोगे, सबसे बड़ा थिकनेस किसका है? कलेक्टर का है, बराबर। उसके बाद किसका है? इमीटर का है। उसके बाद किसका है? बेस का है। ये थिकनेस है। इमीटर इज वेरी हेवीली डोप क्योंकि उसको इमिट करना है। बेस इज द लीस्ट डोप क्योंकि उसका काम सिर्फ कमीशन एजेंट जैसा है, कि मैं सिर्फ वहां से माल लेके वहां दे के आऊंगा, मैं मेरा मेरा कमीशन रख लूंगा। कलेक्टर का काम कलेक्ट करने का है, बराबर। सही है। अब जिसको कलेक्ट करना है चार्जेस को, चार्जेस जहां पे फ्लो होते हैं ना, हीट जनरेट करते हैं। चार्जेस जहां जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स विच आर मूविंग विद हाई स्पीड्स, तो हाई स्पीड से जहां जाएगा तो वहां क्या जनरेट होता है? हीट। तो हीट को डिसिपेट करने के लिए, कूलिंग करने के लिए जगह लगती है। जितना बड़ा रीजन होगा उतना ही हीट डिसिपेशन अच्छे से होगा। दैट इज वाई सबसे ज्यादा थिकनेस किसका है? कलेक्टर का, क्योंकि कलेक्टर को कलेक्ट करना है चार्जेस को, तो हीट को डिसिपेट करना पड़ेगा। दैट इज द आइडिया, राइट? यहाँ तक क्लियर? अब क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ये हो गई कि एक हमको टर्मिनल कॉमन करना पड़ेगा, क्योंकि 3 टर्मिनल है। आउटपुट पे 2 लगने वाले थे, इनपुट पे 2 लगने वाले थे, हमारे पास तो 3 ही है, तो एक को कॉमन करेंगे। अब अगर आप बेस को कॉमन करते हो, ये बेस है, बेस को कॉमन करते हो, तो यहाँ पे एक कॉमन लाइन डाल दूंगा मैं। ये कॉमन लाइन है, ये कॉमन बेस लाइन है। इसको बोलते हो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हो? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। आप ऐसा इमीटर को भी कॉमन कर सकते थे, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, और आप ऐसे कलेक्टर को भी कॉमन कर सकते थे, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। द मोस्ट वाइडली यूज्ड ट्रांजिस्टर इज कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। वो एज अ करंट एम्पलीफायर यूज करते हैं हम लोग। ये एम्पलीफायर वही काम कर रहा है जो लगा के रखा है यहाँ पे मैंने, तो उसके अंदर वही है, ट्रांजिस्टर है उसके अंदर। तो सबसे कॉमनली यूज्ड है कॉमन इमीटर। फिलहाल मैं बेस दिखा रहा हूँ क्योंकि डायग्राम सूटेबल है तो दिखा रहा हूँ। यार क्लियर? और ये भी याद रखो, 2 जंक्शन बन गए। एक जंक्शन जंक्शन बन गया इमीटर बेस पे, तो इसको बोलेंगे बेस इमीटर जंक्शन। एक बन गया कलेक्टर बेस पे, तो इसको बोलेंगे बेस कलेक्टर जंक्शन। तो देयर आर 2 जंक्शंस, बेस इमीटर एंड बेस कलेक्टर, दोनों में बेस कॉमन है। फिर यू कैन मेक कनेक्शंस फ्रॉम हियर, ऐसा, बराबर। अब इनपुट देने के लिए मैं यहां से इनपुट दे दूंगा, तो बेस इमीटर जंक्शन हो गया इनपुट जंक्शन, और आउटपुट कहां से लोगे फिर? कलेक्टर बेस, तो कलेक्टर बेस जंक्शन हो गया आउटपुट जंक्शन। सही है। अब जब आप इनपुट पे सप्लाई देते हो, अब देखो यहाँ पे और 3 कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे, 3 मोड बनेंगे। ऑलरेडी 3 कॉन्फ़िगरेशन है,
कॉमन बेस, कॉमन इमिटर, कॉमन कलेक्टर। हर एक में 3-3 मोड और बनेंगे। क्यों? क्योंकि बायसिंग जब करते हो तो बैटरी लगाते हो तो फॉरवर्ड बायस भी कर सकते हो। अगर आप इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड करते हो और आउटपुट को भी फॉरवर्ड करते हो तो फॉरवर्ड फॉरवर्ड मोड। फॉरवर्ड करना मतलब पी एन टाइप को नेगेटिव कनेक्ट करना और पी टाइप को पॉजिटिव कनेक्ट करना। अगर आप इनपुट को फॉरवर्ड रखते हो लेकिन आउटपुट को रिवर्स कर देते हो तो फॉरवर्ड रिवर्स मोड, बराबर। अगर आप दोनों को रिवर्स करते हो तो रिवर्स रिवर्स मोड। मतलब 3 कॉन्फ़िगरेशन में हर एक में 3-3 मोड्स है। अब फॉरवर्ड फॉरवर्ड, रिवर्स रिवर्स एंड फॉरवर्ड रिवर्स। सबसे ज्यादा यूज होता है फॉरवर्ड रिवर्स मोड, मतलब इनपुट इज फॉरवर्ड बायस एंड आउटपुट जंक्शन इज रिवर्स बायस। क्लियर? तो आगे का डिटेल अब देखेंगे हम लोग कल।